बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज की बात की जाए तो आज जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, समाअत की कार्रवाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, समाअत के सिर्फ उस हिस्से तक बात करेंगे जहाँ पे इजाज़त देने या ना देने की बात हुई। जब आज समाअत का आगाज़ हुआ है तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने प्ली वहाँ पे ली, जिसका फैसला मंजर आम पे है। वो फैसले की हद तक हम बात करेंगे, जिसका उन्होंने प्ली उनके सामने ये रखी कि ये जो है मामला ये मफाद आमा का है और आपको इसको बराह रास्त नशर करने की इजाज़त देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसको बराह रास्त नशर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये मफाद आमा का मामला नहीं है, ये तकनीकी मामला है। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब बीच में बोले, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नशर हो चुकी है, आप आज भी इजाज़त दे दें। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ उन्होंने गुफ्तशुनीद की और गुफ्तशुनीद करने के बाद वो चैम्बर में चले गए। और इसी दौरान में जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को भी मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म की उस बात का हवाला दिया, जिस बात के हवाले में वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमारी अदलिया के अंदर जजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं कि जो किसी की रिहाई के लिए साजिशें कर रहे हैं। तो आज जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि जाके ये बता दीजिएगा कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, और अगर आपको कोई लगता है कि काली भेड़ें तो आप रेफरेंस दायर करें। और जब उसका फैसला आया तो वह 4-1 के तनासुब से आया, जिसके बाद समाअत जो है उसको बराह रास्त नशर नहीं किया गया। अब समाअत का जो फैसला आएगा तो उस पर आपको जो तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। उसके बाद आज 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उसमें शिरकत की, जिसमें इलाकाई जो मामला थे, जियो फेंसिंग के मामला थे और सिक्योरिटी के मामला थे, उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उन्होंने ये कहा कि 9 मई के जो सहूलतकार थे, जो मुजरिमान थे, जो मुल्जिमान थे, जब तक अदलिया की तरफ से शफाफ कार्रवाई के ज़रिए उनको सज़ाएँ नहीं दी जाती, तब तक हमारा आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो सही नहीं होगा। उसके अलावा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बजट इजलास के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बजट की तश्कील के हवाले से जो अभी तक की सिफारिशात आई हैं और उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, किस तरीके से होगा, उस पर बात होगी। इसी पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, अब ये देखिए कि हुकूमत वक्त जो है वो अदलिया के बारे में बात करे और सिटिंग जजेस के बारे में बात करे और इस तरह से जवाबी बात और पैगाम पहुँचाया जाए, क्या ये हुकूमत को भी सूट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ना आपकी याददाश्त कमज़ोर है, ना मेरी याददाश्त कमज़ोर है। ना ये पहली दफ़ा हुआ है, ना ये आखिरी दफ़ा होगा। कितने दिनों से अदलिया पर ये हमले हो रहे हैं, कितने सालों से अदलिया पर ये हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमले से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर तक, क्या ये हमले मुसलसल जारी नहीं? अपोजिशन में हो, इक़्तिदार में हो। पहले अपोजिशन में हमले होते थे, अब इक़्तिदार में हमले होते हैं। पाकिस्तान के इदारों को जब कमज़ोर किया जाएगा, जब अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ना आने पर तनकीद की जाएगी, तो फिर जहन में रखे वो पाकिस्तान के इदारे नहीं, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश है। वो पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। पाक फ़ौज हो, अदलिया हो, पाकिस्तान की जमहूरियत हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, इनमें से जिसको भी, और पाकिस्तान की सहाफ़त हो, इनमें से जिसको भी आप कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आप पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब को क्या ज़रूरत थी, मुझे सब बता देना था, क्या ज़रूरत थी ये बात कहने की? अगर आपके पास कुछ सबूत है कि फलां जज साहब ठीक नहीं है, तो आपके पास एक आईनी कानूनी रास्ता है जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने आपको बताया है, आप उसको इस्तेमाल करें। आप पहले खुद कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे खिलाफ ये लफ्ज़ अदा करने वाले। आप कहते हैं अदलिया को नहीं इजाज़त कि वो ये लफ्ज़ बोले, तो क्या फिर आपको इजाज़त है? एक तरफ आप बिल लेके आ रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं जनाब हम एक ऐसा बिल, हद तक इज्जत बिल ला रहे हैं किसी की इज्जत में फ़र्क ना आए, किसी की इज्जत ख़राब ना हो। तो क्या ये हद तक इज्जत बिल जो है, क्या इसका पहला केस वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर नहीं बनता? यासिर साहब बताएं ना मुझे, बनता है ना तो करे। मैं देखना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर करे ना। सबसे पहला केस तो उन्हीं पे करें जिन्होंने कहा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं नहीं कर सकता, ना मुझे वो जेब देते हैं,
ना मैं जिंदगी में ऐसे अल्फाज का अदा करूंगा। करें आप अपने से इब्तिदा करें, आप करें अपने से कि जनाब कि ये लफ्ज़ जो मैंने अदा किया है, क्या इससे पाकिस्तान की अदलिया की तजलील नहीं की गई? यहां तो ले उन जजेस के नाम जिनके आपके पास सबूत हैं, कोई भी इससे जो है वो जो गलत है उसे गलत है, ले नाम ना, क्यों नहीं लेते? अगर आप नाम भी नहीं ले रहे, फिर अटॉर्नी जनरल साहब कहें कि जनाब वो तो साबका को भी किस नाम कह सकते हैं? आप तो जिस कानून को ला रहे हैं, जो कानून आप जबरन हम पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कानून के तहत आप हमारी जबान काटना चाहते हैं, हमारी आंखें निकालना चाहते हैं, हमारे बाजू काटना चाहते हैं, हमें हमारे कानों के अंदर सीसा डालना चाहते हैं, ना सुन सके, ना बोल सके, ना देख सके, तो फिर उसके जनाब पहला आपने जो बयान दिया है और फिर जो मोहतरम मियां नवाज साहब ने बयान दिया है, पहले तो आप जवाब देना, हम तो बाद में जवाब देंगे। हमने तो कहा ही नहीं ना, आपने कहा है, जिसकी आज तस्दीक सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस ने की है, जिन्होंने कहा हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, और आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे इसी प्रोग्राम के दौरानिए में अगर वो फुटेज निकाल लें, सिर्फ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर में वो लफ्ज़ कहा है, तो क्लियर हो जाएगा, ताकि अटॉर्नी जनरल साहब को भी पता चल जाए कि जनाब उन्होंने किस जगह साहब का या मौजूदा कहा है। यासिर साहब, अब तो अगर तो आप पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के अदारे मजबूत करना होंगे, जमहूरियत को, अफवाज पाकिस्तान को, अदलिया को और सहाफत को। 4 स्तून हैं, आपको इन चारों स्तूनों की इज्जत, रिस्पेक्ट, इनकी मजबूती करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो मत सोचिए, सब खासकर सियासतदान शीशे के घर में रहते हैं। अगर आप ये समझे कि आपका बनाया हुआ कानून आप पे लागू नहीं होता, फिर वो कानून सब पे लागू होता है, फिर वो कानून सब पे लागू होगा। हम हवाला देंगे अदलिया का, हम हवाला देंगे आपकी तकरीर का, आपकी तकरीर के वो अल्फाज महफूज हैं, आपकी एक एक चीज महफूज है। बतौर आप यही कहते हैं ना, पेश करें, सबूत पेश करें, तो फिर हम सबूत पेश करेंगे। लेकिन फिर अगर वहां पे भी इंसाफ ना हुआ तो फिर कहां पे इंसाफ होगा? फिर आपने जो बिल बनाया है, जिसे हम नहीं मानते, ना मानेंगे, क्योंकि वो आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसके बावजूद ये तो सोचिए ज़रा जनाब, उसकी सबसे पहली उसकी खिलाफ वर्जी किसने की है? ये तो आज साबित भी हो गया है ना। चले अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कह दे जी वो हाजिर सर्वस नहीं, रिटायर्ड साहबका को कहा, किस तरह कह सकते हैं आप? क्या आप किसी का नाम बिगाड़ सकते हैं? क्या आपको ये इख्तियार हासिल है? आप अपना बिल देखें ना, उसमें आपने क्या लिखा है, तो किस तरह आप कर सकते हैं? यासिर साहब, पाकिस्तान के अंदर ये 4 चीज़ें मजबूत होंगी, एहतराम का रिश्ता होगा, तो सब कुछ ठीक होगा। चलें, इस पे मजीद मालूमात जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, तर्जुमान भी हैं, कानूनी अमूर के रुकने कौमी असम्बली भी हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो मजमूई तौर पे सूरत हाल है, अब आप अमूमी तौर पे लोगों को अगर देखें तो लोगों का बयानात से एतबार उठ चुका है। लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या हम ये नहीं समझते कि रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों तक जो खबरें पहुंचती हैं, क्या उन पे उतना एतबार किया जाता है? क्या सियासतदान अपने मुंह से जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या उन पे एतबार किया जाता है? क्या वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो चीज़ें देखते हैं और मुस्तकबिल की पेशकदमी जो है उन्हें बताई जाती है, क्या उस पर एतबार होता है? और अगर वो एतबार रफ्ता रफ्ता उठता चला जा रहा है तो इसका खुमियाजा मजमूई तौर पे भुगतना पड़ेगा या इनफरादी तौर पे किसी तबके को भुगतना पड़ेगा? और अगर मजमूई तौर पे है तो मजमूई तौर पे फिर तासुर क्यों नहीं तब्दील किया जाता, या इकदाम क्यों नहीं उठाए जाते, या समत क्यों नहीं बेहतर की जाती? इसी इशू पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, रुकने कौमी असम्बली हैं, तर्जुमान कानूनी अमूर के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बैरिस्टर अकील साहब, आप ये बताइए कि आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो उसको मौजू है कि वो सेटिंग जजेस के ऊपर तनकीद करे,
या फिर हमें ये सूट करता है कि हमारे जजेस जो हैं वो हुकूमत पे जवाबी वार करें, या फिर हमें यह सूट करता है कि हमारी ऑपोजिशन इदारों के ऊपर बात करे और उसी के बुनियाद के ऊपर निचले तबके तक वही नजरियाती तबकाती निज़ाम जो है वो मुंतकिल होता चला जाए और हम बैठे हुए यही उम्मीद करते रहें कि इसी से कोई रास्ता निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल से जो आप जिस तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की रीसेंट स्टेटमेंट थी, जो जजेस के ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत ये कर दूं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की तो उसमें उन्होंने उन जजेस का जिक्र किया जिनका केस एक ओपन एंड शट केस है। मुझे बताएं ना कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब या एजाजुल एहसन साहब या साकिब निसार साहब या दीगर अगर कोई जज जिसने सहूलत कारी की है, खोसा साहब, मतलब ये लोगों के नाम लिए गए वहाँ पे और उनको बताया गया कि ये आपके इदारों की कारी भेड़ें हैं जिन्होंने स्पेसिफिक जुडिशल एक्टिविज़म किया और एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए या एक मखसूस सियासी शख्सियत को फ़ायदा देने के लिए उनको बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स जो है आपने आइन में भी कानून में भी जो है वो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात आई कि ऑब्वियसली कि आइन का ही जो है वो एकदम 180 डिग्री जो टर्न लिया गया, आपको याद होगा, ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। जो बाकी आप बात कर रहे हैं कि तनकीद, तो तनकीद नहीं होनी चाहिए कि तनकीद बराए तनकीद। हाँ, तनकीद अगर आप वाज़े तौर पे समझते हैं कि कहीं कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है और वाक़तन कोई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जानबूझ के सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं, तो उनका एहतसाब भी होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आम इंसान को तो शायद इंसाफ आजकल नहीं मिल रहा और आज के दौर में नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बात देखने को आई है कि जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, खा वो झूठे केसेस में हों खा वो सच्चे केसेस में हों, लेकिन एक मखसूस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बानिए PTI वो 7 कमरों की एक पुर तपाक और बड़ी पुर आसाइश जो कैद व बंदिश है वो काट भी रहे हैं और उसके साथ साथ ना सिर्फ वो काट रहे हैं लेकिन डेरादारी भी जारी रखे हुए हैं, मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं, खाना भी बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से खा रहे हैं और जो लागत आ रही है वो 12 लाख रुपया हर माह उनके इस तमाम तर चीज़ों पे जो है, खा वो सिक्योरिटी हो, खा वो खाना हो या बाकी दीगर चीज़ें हों, उस पर लागत भी आ रही है। तो ये दरख्वास्त तो पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट में भी और जो सूबाई वज़ीर कानून है उनके दफ्तर पे भी, उनके टेबल पे भी पड़ी हुई है कि जो कैदी ऑलरेडी अडयाला जेल में हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी सहूलियात हमें भी फराहम की जाएँ। हमारे लिए दोहरा मेयार क्यों रखा गया है कि अगर एक शख्स को इतनी सहूलत मैसर है तो हमें भी ये सहूलत मैसर हो, क्योंकि अकील मलिक साहब की बात है अपने वक्त पे। सर एक सेकंड, मुझे लेट मी जस्ट कंप्लीट, मैं आखिरी बात पे हूँ। जी। ये तो वक्त की बात है, ये उस वक्त भी लोगों के AC उतारना चाहते थे और आज दरखास्तें दे के एयर कूलर लगवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए उस वक्त से कि जब आप किसी के खिलाफ कोई इक़दामात उठाएं और वो अगर किए जाएं तो ज़ाहिरी बात है कि वो वक्त दूर नहीं, ऐसी दुनिया में ही साथ देना पड़ जाता है। अकील भाई, चूँकि आपने बात की है, अगर आप गौर से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुन लें तो उसमें किसी साबका शख्स का उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर आप तकरीर सुन लें तो कहते हैं तो हम आपको सुना देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस पर आपने कहा था कि बानी PTI के ख़िलाफ़ आप मुकदमात बनाने जा रहे हैं। अगर जेल, एक तो मुकदमात के हवाले से बताइएगा और दूसरा बताइएगा कि जेल में जो इतनी सहूलियात दी जा रही हैं ये किसी के कहने पे हैं या आपकी तरफ से नरम दिली है या फिर कुछ और मामला है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और उस एक सवाल में कई सवाल हैं। देखें, ये भी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है कि किस
की तरफ से ये सहूलत फ़राहम की जा रही है। हुकूमत तो डेफिनेटली ये सहूलत फ़राहम नहीं कर रही। हाँ, उनके जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके लीगल राइट्स हैं उनको लीगल राइट्स फ़राहम किए जाएंगे और किए जा भी रहे हैं, लेकिन इस तरह की सहूलत कि वहाँ पे आज तो वो सुप्रीम कोर्ट में बज़रिया वीडियो लिंक कहते हैं कि हमें जो है ना पेंसिल है, ना कॉपी है, ना पेपर है, ना पेन है, लेकिन फिर भी एक गैर मुल्की जरीदे में पूरा आर्टिकल लिखा जाता है गार्डियन के उस न्यूज़पेपर में। दूसरी जहाँ तक बात है वो ये है कि फिर मेहदी हसन साहब जो एक बड़े रिनोन जर्नलिस्ट हैं, बग़ैर किसी फैक्ट चेकिंग के उन्होंने भी एक इंटरव्यू शाया किया और उसके भी सवाल जवाब और ढेर सारे सवाल थे। अगर ज़बानी कलामी भी सवाल जवाब हुए होते ये इंटरव्यू देने के लिए तो मैं नहीं समझता कि एज़ इट इज़ जो है ये तमाम तर सवाल जवाब जो हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाते उनके उस चैनल पे भी। तो बात यह है कि ये सहूलतकारी फ़राहम हो रही है और आज उन्होंने ये भी बात की कि मुझे वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो फिर या तो आवाम की आंखों में धूल मत झोंकें, मत दिखाएं कि जो वकला वहाँ पे जाते हैं 50 से 60 वकला वहाँ पे हर पेशी पे जाता है। पेशी क्या, वैसे मुलाकात करने जाता है और उस मुलाकात में माज़रत के साथ ये हकीकत है कि वहाँ पे फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे फिर जो टिकटॉक्स बनती हैं, जो वहाँ पे तस्वीरें खींची जाती हैं, वो भी आपने देखी। तो ये बात नहीं है, अगर ये वकला को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे और ये अगर इनकी लीगल टीम नहीं है तो ये वकला फिर पार्टी वर्कर्स क्या करने जाते हैं? ये वहाँ पे कोई मेला तो नहीं सजा हुआ कि वहाँ पे जाके मुलाकात। यही बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब क्या आप हुकूमत हैं अकील भाई, आप हुकूमत हैं, हुकूमत में होने के बावजूद आपको क्या अभी तक सहूलतकारी का नहीं पता चला कौन है? हुकूमत सहूलतकार है या कोई और है? नाम लें। देखें जी, हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सहूलतकारी कहाँ से हो रही है। पंजाब हुकूमत ने जो इन पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ों पे करनी है और देखना है कि ये बयानात जो जेल से आ रहे हैं या दीगर जो गैर मुल्की जरीदों को इशात हो रही है अपने आर्टिकल्स की और बाकी दीगर चीज़ें, उसको तो आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया उन्होंने कि जी हमारे ख़िलाफ़ सख्त मुकदमात बनाने वाले हैं या उसको इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो जो अगर हुकूमत अगर कोई एक एक्शन लेती है उसके रिएक्शन में ये फटाफट अदालतें भाग जाते हैं और अदालत जाना चाहिए, इनका राइट है। लेकिन बात यह कि हर छोटी चीज़ पे, क्योंकि आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई कि ये चीज़ें पार्लियामान के अंदर डिसाइड होनी चाहिए कानून साजी के हवाले से। आप लोग यहाँ पे हर सियासी केस, हर ऐसी सियासी बात उठा के अदालतों में ले आते हैं। तो ये हुकूमत तो देख रही है, क्योंकि ये कंसर्निंग पंजाब हुकूमत है और हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो सूबाई हुकूमत देख रही है कि उसको किस तरह इन्वेस्टिगेट करना है और ये बिल्कुल पता चलाएंगे कि ये कौन सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। अगर इदारों में कोई ऐसे लोग बैठे हैं जो इनकी सहूलतकारी इनको फराहम कर रहे हैं तो उनसे भी आड़े हाथों निपटा जाएगा। दीगर ये हकीकत से मुनाफी जो आज बातें, क्योंकि कोर्ट की भी रिपोर्टिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा, तो बात थी नैब कवानीन की। मैं तो इन प्रिंसिपल इससे भी एग्री नहीं करता कि बानिए पीटीआई को नैब के कवानीन की अपील के ऊपर, ना तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की कोई लिटिगेशन है जिस पे उनको बुलाया गया हो या बुलाया जाए, और किसी और सजाए याफ्ता मुलजिम को ये सहूलत मैसर नहीं वीडियो लिंक के थ्रू वो किसी अपील प्रोसेस में वो अपने केस की अपील के अंदर जो है वीडियो लिंक के थ्रू नहीं पेश हो सकता, उसका वकील ही उसकी वकालत करता है। लेकिन यहाँ पे दोहरे मेयार हैं, यहाँ पे सेलेक्टिव जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है, यहाँ पे हैंड होल्डिंग हो रही है, यहाँ पे लाइकनेस और डिसलाइकनेस का तमाम तरह एक समा बंधा हुआ है, यहाँ पे गुड टू सी यू की बातें होती हैं। वो सवाल जो राना साहब ने आपसे पूछा कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में वो बात की उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके कि ये माजी के हैं, वो ज़रा उसको क्लियर कर दें। और साथ में ये भी कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि बानिए पीटीआई की ज़मानतों के लिए साजिशें हो रही हैं। अब वो साजिशों का इशारा किस तरफ था? अगर माजी के लोग हैं तो वो साजिश करेंगे भी तो क्या हो सकता है? तो वो हाल के लोगों की तरफ ही ज़्यादा हदफ तनकीद होगा। देखें, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आज भी अदालतों से रिलीफ जो है मिल रहा है बानिए पीटीआई के, और उसके साथ साथ उनकी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी मिल रहा है। आपने देखा कि 9 मई के केसेस में, दफ़ा 144 के केसेस में, दीगर राइट्स के केसेस में उनको रिलीफ मिला।
और अदालतें उनको रिलीफ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस कह लें या बैड प्रोसिक्यूशन की वजह से कह लें, उनको मिल रहा है रिलीफ। ये तो नहीं है कि उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, रिलीफ तो उनको मिल रहा है। जहां केस नहीं बनता कानून के मुताबिक उनको रिलीफ मिल रहा है, और हुकूमत ऑब्वियसली उसको चैलेंज जो है वो क्यों करेगी, क्योंकि अगर वाक़तन उनका केस नहीं बनेगा तो कानून और आइन के मुताबिक ही है कि अगर वाक़तन उनका केस किसी चीज़ पे नहीं बनता तो फिर अदालतें आज़ाद हैं, वो फैसला कर सकती हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि माजी के या हाल के जुडिशरी के ऊपर, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखें, मेरे लिए मैं खुद एक वकील हूं, बैरिस्टर हूं, और मैं समझता हूं कि अदालतों का एहतराम लाज़िम मलज़ूम है, लेकिन ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अदालत के अंदर बैठे हुए अगर इज़्ज़त माब जज साहिबान अगर पिक एंड चूज़ करेंगे साइड्स, तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। अदालत में सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, ना कि लाइकनेस या डिसलाइकनेस के ऊपर। और आज आपने देख लिया कि जो वीडियो पे माजद के साथ चलना था, ये आपके सामने एक मिसाल है कि 4-1 का डिसीजन आता है, और 4-1 के डिसीजन में वो क्यों बताया जाता है कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, उनको इसको लाइव होना चाहिए। लेकिन माजद के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वही इज़्ज़त माब जज साहब हैं जो नवाज शरीफ साहब के टाइम पे उनको बिल्कुल भी उन्होंने कहा कि जी उनकी स्पीचेस अगर बैन है तो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, वो बैन ही रहनी चाहिए, और उसमें कोई जरूरत नहीं है कि अदालत 199 के अंदर जाके जो है ये रिलीफ फराहम करे। अकील भाई, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने कहा था आप गारंटी दे दें कि मियाँ साहब की हालत तबीयत बाहर जाने का जब मामला था, तो इन्हीं जज साहब के एक रिमार्क्स थे, आपको याद है ना वो? लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन गारंटी तो फिर हुकूमत को देनी थी ना, वो हुकूमत वक्त को देनी थी, और उन्होंने उस टाइम वाक़तन का, और क्योंकि रिपोर्ट्स भी थी कि वाक़तन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज थी, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी उस वक्त कि हुकूमत कोई किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई की हुकूमत लेने को तैयार नहीं थी, तो इजाज़त तो अदालत ने दी और हुकूमत वक्त के कहने पर दी। तो अदालतों की तरफ से ही तो बैरिस्टर साहब इजाज़त मिलती है। मैंने इसीलिए माजी का हवाला दिया, 1999 में जब हुकूमत गिरी थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उस वक्त खालिद अनवर साहब थे जो वकील थे, मशहूर ज़माना केस था ज़फ़र अली शाह केस, तो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ साहब इस केस के अंदर आना चाहते हैं। अपील उनकी तरफ से नहीं थी, तो सिर्फ उनकी इस्तदा के ऊपर बख्तरबंद गाड़ी भिजवाई गई और वो वहाँ पर आए। तो उस वक्त खालिद साहब के जो मुआविन वकील थे वो उमर अता बंदयाल साहब होते थे, तो उस वक्त भी किसी और केस में नवाज शरीफ साहब गए हैं, तो अदालतों का इख्तियार है, अदालतों ने इस्तेमाल किया, माजी में भी हुआ, हाल में भी हुआ, हमें तो मोड़ तोड़ के वही देखना पड़ता है। जी बिल्कुल, बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे इख्तलाफ ज़रूर है कि एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल की आप लाइव कवरेज उसको दें, वो नहीं। अदालत में पेश हुए, अदालत ने बुलाया, अदालत जाने, अदालत का काम जाने, अदालत ने बुलाया, अदालत ने बजा समझा कि उनको सुना जाए, अदालत ने उनको सुना, और आज नहीं, लेकिन अदालत ने बुलाया, नैब के ऊपर था, और उस पर उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करें, 8 फरवरी की बात करें, उन्होंने कहा जी ये दिस इज नॉट बिफोर अस, ये हमारे सामने आपका ये केस नहीं है, आपने इस पे कोई बात करनी है। लेकिन अगेन अदालत के सामने देखें ना, फिर झूठ बोला गया, अदालत में कहा गया कि मुझे वकला से नहीं मिलने जाते, जो कि सरासर झूठ है। जो अदालत में कहा गया कि मेरे पास ना कॉपी है ना पेंसिल है, सर वो तो हम अब रिमार्क्स के ऊपर या कार्रवाई के ऊपर तो सर कार्रवाई और रिमार्क्स के ऊपर तो आप लोगों ने कदगन लगवाई हुई है सर, हम तो ये बात कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। हमने तो उस हद तक तफसील सिर्फ दी है कि लाइव नशरियात की इजाजत नहीं हुई, जब फैसला आएगा हम तो बात उस पर करेंगे, दूसरे मामला पे बात अच्छा, करेंगे। ये तो बता दें, सुना है कि आप अडियाला जेल से ट्रांसफर करने का प्रोग्राम बना रखा है, किसी और जगह भेज रहे हैं? नहीं, ऐसी बात अभी कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि अडियाला जेल मेरे हल्के के अंदर आती है और माई कंस्टिट्यूंसी है। यकीन जाने के मतलब मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की बात है कि वहाँ पे ये तमाम तर लोग जाते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, और फिर भी किस बात का रोना है, ये समझ से मेरी तो बाहर है सारा मामला कि ये किस तरह जो है एलिगेशंस आज अदालत में लगी। बरकैफ जहाँ तक आपने बात की, आपका सवाल था कि इनको शिफ्ट करने की बात है, तो अगर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है, और क्योंकि आपको पता है मुल्की हालात ऐसे हैं, और अगर कोई उनकी ऐसी कोई थ्रेटनिंग बात आ जाती है या कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन आती है, तो फिर डेफिनेटली मूव हो सकते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब मूव नहीं हुए थे?
क्या दीगर सियासी लोग मूव नहीं हुए? अभी फिल वक्त अंडर कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं है, और अगर हो तो वो सिक्योरिटी के पहराए में देखा जाएगा उसको। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस नैब एक्ट और इलेक्शन तरमीम एक्ट के हवाले से जारी हुआ, चलें वो अदालत फैसला करेगी क्या हुआ। पूछना सिर्फ ये है कि आपकी हुकूमत है, आप लोगों के साथ मिलकर ही वो आईनी ओहदों पे बैठे हैं, ऐसी क्या उजलत पेश आई कि आपसे मुशावरत किए बगैर वो उन्हें ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब सदर मुमलिकत मौजूद नहीं है तो कायम मकाम सदर की तरफ से जारी हुआ? देखिए जी, इस पे मैं क्योंकि मामला अब सब्जुडिस है, पहली तो बात ये है, और दूसरी मैं सब्जुडिस मैं कार्रवाई पे बात ही नहीं कर रहा, मैं हुकूमती टाई के ऊपर बात कर रहा हूं कि आपके अंदर किस हद तक मुशावरत है, यानी बगैर मुशावरत के ऑर्डिनेंस जारी हुआ, वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया, 2 ऑर्डिनेंस जारी हो गए। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये अर्ज कर दूं कि फिलवकत मैं एज ए लॉयर, एज ए बैरिस्टर एंड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड एज ए पार्लियामेंटेरियन भी, एज ए लेजिस्लेटर भी, मैं किसी भी किस्म के ऑर्डिनेंस में बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि कानून साजी अगर होनी है तो वो पार्लियामान में हो और पार्लियामेंट के फ्लोर पे आए और तमाम तर जो है कमेटीज़ के सामने जाना चाहिए और वहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो फिर बैठने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है अगर हमने PTI की तरह जो है वो ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं। मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है और मेरा प्रिंसिपल स्टांस मैं उस पर स्टैंड करता हूँ। अगर समझा जाए कि आपने जो रिमांड का पीरियड है उसको बढ़ाना है, पहले तो मैं समझता हूँ कि इसकी इक्वालिटी होनी चाहिए रिमांड के पीरियड की। जो CRPC में 14 दिन है वही 14 दिन होने चाहिए, और उसमें चेंज हमारी ही हुकूमत जो है उस टाइम लेके आई थी, आपको अगर याद होगा। जी, वो 15 दिन आप ही की हुकूमत में हुए थे, 15 से 40 भी आप ही की हुकूमत में हुए। ये दोनों चीजें आप ही की हुकूमत। ऑर्डिनेंस का लाइफ स्पैन ऑर्डिनेंस का लाइफ स्पैन सर, ऑर्डिनेंस का लाइफ स्पैन 90 डेज होता है एंड देन एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 90 डेज। तो उसको कानून बनने के लिए जो है वो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ये बता दें मुझे, बजट आ रहा है, बजट किस दिन पेश कर रहे हैं और बजट में कोई खुशखबरी दे रहे हैं? बजट का पेश कर रहे हो, बजट में कोई आवाम को अभी एक्सपेक्टेड है कि 5 तारीख को जी आवाम को बिल्कुल रिलीफ मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि नान, रोटी, खाने पीने की अशाए खुर्दनोश, उसके अलावा 200 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं सार्फिन, उनके लिए 200 से जो कम करेंगे उनके लिए मुफ्त बिजली, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसके अलावा एजुकेशन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, IT पार्क्स, ये तमाम तर चीजें हुकूमत फराहम कर रही है। बजट का मतलब है इसका मतलब है इस महीने जो अगर मुझे बिल आया 200 पे तो मैंने नहीं देना, मैंने कील साहब आपका हवाला देना क्या कील साहब ने कहा 200 से कम जिसका यूनिट है उसने बिल नहीं देना। मैंने मुफ्त सर मैंने आपको क्या मुफ्त सोलर अपना नहीं मुफ्त सोलर छोड़े, उस क्राइटेरिया में पूरा उतरे तो डेफिनेटली अगर मैंने सोलर नहीं लगवाना है, अगर मैंने सोलर नहीं लगवाना है, लेकिन वो भी पंजाब हुकूमत दे रही है, कहते हैं पंजाब हुकूमत दे रही है। हाँ, कहते हैं 200 तक पंजाब दे रही है, पंजाब हुकूमत सोलर दे रही है। सर मेरे 200 से कम होते हैं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ उसमें। मैं थोड़ा सा इस पे भी कर दूं कि बजट के अंदर देखें, बजट ये बड़ा मुश्किल तरीन वक्त है। ये अगर समझा जाए कि पाकिस्तान के ख़जाने में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। ऑब्वियसली IMF प्रोग्राम में हम गए हुए हैं और IMF की शराइत हैं, IMF की शराइत को भी देखना है, उन तमाम तर चीज़ों को देख के हमने उनको भी इनकलकेट करना है बजट के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें हम देख रहे हैं। बाकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो चीज़ें जैसे जैसे आ रही हैं, और बजट की सबसे जो एक कह लें कि खुशकिस्मती वाली बात है वो ये है कि PM का जो चाइना का विजिट है वो बिल्कुल इसके साथ कोरिलेट हो चुका है। अब वहाँ से इंशाल्लाह जब खुशखबरी आएगी, बजट वैसे हम बजट सेशन 5 तारीख को एक्सपेक्टेड है वो स्टार्ट कर लें। हो सकता है 1 या 2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए उसके, क्योंकि PM के विजिट के साथ कोइंसाइड कर रहा है वो। तो इंशाल्लाह बजट में अवाम के लिए रिलीफ और अवाम दोस्त बजट होगा इंशाल्लाह। अवाम दोस्त बजट होगा, इसी उम्मीद के साथ कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी का इम्कान पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान का जो कानूनी मंजरनामा है, दरपेश जो चैलेंजेस हैं, उनमें जो रुकावटें हैं और इस्लाहात,
अदालती मंजरनामे में वो इस्लाहात किस हद तक ज़रूरी हैं और उसके लिए इक़दाम क्या करने चाहिए और उसमें मुशावरत किस किस की शामिल होनी चाहिए, और अगर मुशावरत शामिल नहीं होती तो क्या उसको इम्पोज़ किया जा सकता है। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, जो समातें हैं उसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे, फैसले जब आएंगे तो उसी के ऊपर देखा जाएगा। मुझे सिर्फ प्रोसीजर मालूम करना है आपसे कि अगर कोई फ़ैसला जो है, यानी समातें मुकम्मल हुई, उसमें दलाइल मुकम्मल हुए और फ़ैसला महफूज हो गया, क्या फ़ैसला महफूज होने के स्टेज के ऊपर किसी और अदालत में मुंतकिल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसकी जो समात है वो बुनियादी लेवल से शुरू होगी या फिर उसी सतह से शुरू होगी जिस सतह पे वो फ़ैसला महफूज हुआ था? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। फैसला महफूज होता है तो उसको फिर उनका जो तारीख दी थी उसको सुनाना चाहिए था इन जज साहब को। इन्होंने बड़ी कमज़ोरी दिखाई, क्योंकि देखिए इन्होंने पहले ही जब ये खावर मानिका साहब ने उन पे एतराज़ किया था तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन उनकी रद्द कर दी थी, कहा था नहीं मैं केस सुनूंगा। उन्होंने पूरे दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, उनको कल उसको फैसला सुनाना था, वो उन्होंने नहीं सुनाया। उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया कि जी इन्होंने मुझ पर अदम एतमाद किया तो इसलिए मैं भेज रहा हूँ। भाई अदम एतमाद तो उन्होंने पहले भी किया था, आपको पहले भेज देना चाहिए था। फिर आपने किस बात का इंतजार किया कि आखिरी दिन आके अब क्या वजूहात हुई कि वो सडनली उन पे आप पे इतराज़ था। वो अगर आप फर्ज करें आप उनके फैसले, या तो आप फैसला देना नहीं चाहते थे, आप अपील अलाउ नहीं करना चाहते थे इद्दत केस में, तो आप समझ यहाँ पे कोई प्रेशर आ गया। तो ये सब चीज़ें देखिए सुन, ये नहीं कि खावर मानिका साहब ने एतराज़ उन्होंने किया था, लेकिन ये कमज़ोरी दिखाई कोर्ट की। लेकिन ज़ुबैरी साहब एक चीज़ बताइएगा, एक बार अदम एतमाद होता है, उन्होंने कहा उस खत में उन्होंने ये हवाला दिया कि पहले अदम एतमाद हुआ, मैंने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, आज फिर अदम एतमाद हुआ है और दूसरी बार जब हुआ है तो तब मुझे फैसला सुनाना मुनासिब नहीं लगता। नहीं, ये क्यों फैसला, तुम आज तो अदम एतमाद की बात ही नहीं थी, आते फैसला पढ़ते और चले जाते। ये क्या बात हुई? ये इट डजंट मेक सेंस। हाँ, अगर बीच में फैसला महफूज होता और कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाती या उसकी कोई किसी हायर कोर्ट में दी जाती तो बात होता है, या कोई वजह होती कि वो जज समझते कि मैं इसको नहीं सुना, क्योंकि जब तक देखिए साइन नहीं होता फैसला उस वक्त तक वो फैसला नहीं होता है। साइन होना जरूरी है, उसमें महफूज ही हुआ है ना। उसको कोर्ट बाज दफा कोर्ट खुद ही कह देती है कि जी मैं फर्दर दलाइल सुनूंगी, इवन महफूज करने के बाद। ये मुख्तलिफ इशू आते हैं, कोई और पॉइंट पर असिस्टेंस चाहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया, उन्होंने महफूज फैसले पर उन्होंने नहीं सुनाया, ये बड़ी अजीब बात हुई। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि अब देखिए उन्होंने रजिस्ट्रार को खत लिखा है। अब रजिस्ट्रार, मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट को चाहिए कि कहें इनसे कि नहीं जी आप उसको फैसला सुनाएं। फर्ज करें कोर्ट कहती है नहीं, तो किसी और जज को नेचुरली अपीलेट कोर्ट एक अपील है ना सर, ये कोई पूरे ट्रायल तो नहीं, ट्रायल में तो सजा हो चुकी है, उसकी अपील है। तो किसी और डिस्ट्रिक्ट जज को, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को ये फैसला जाएगा, वो फिर से पूरी समाअत करेगा नेचुरली अपीलेट फोर, अपील की, ओरिजिनल फैसले की नहीं। तो अपील में फिर से दलाइल दिए जाएंगे, फिर जो उनको लगेगा पार्टियों को कि जी जज उनके हक में नहीं है, फिर उस पर कहेंगे कि जी आप पे एतराज है, फिर वो तीसरे के पास बचा है। इस तरह की अगर ये चीज़ नहीं रुकेगी तो ये फैसला उसको देने में, तो ये कोर्ट की कमजोरी होती है कि वकील, ये पुरानी टैक्टिक्स होती है जो कि आज पार्टी या वकील देखता है कि केस हारने वाले हैं तो वो इल्ज़ाम लगा देता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ों को। तो इसको रोक सद्देबाप करना चाहिए। अगर उसको इस तरह तो उन पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए थी कि जी मैं कर रहा हूँ, लेकिन नेचुरली पर ये तो उनकी सवाबदीद थी, उन्होंने नहीं सुनाया। उसकी क्या वजूहात हैं वही बेहतर जानते हैं। ये कहना कि जी खावर मानिका साहब ने मुझ पे एतराज़ कर दिया इसलिए मैंने सुन रहा हूँ, समझ नहीं आई बात। अच्छा, खावर मानिका साहब पे एक हमला हुआ, वो काबिल मज़म्मत है, आप भी कहेंगे, अली ज़फ़र साहब ने भी कहा, लेकिन पर्चा दहशतगर्दी का हो गया। जी, बड़ी अजीब बात है कि अब आजकल तो बड़ा ये मौसम ये इस तरह का चीज़ है कि हर वकील जो भी करता है, लाहौर में जो देखिए जो अदालतों की मुंतकली के खिलाफ हुआ उस पर भी वकीलों पे पर्चा दहशतगर्दी का हो गया। आप देखें वो कि उसका हमने मजम्मत की सारों ने, क्योंकि मैं पाकिस्तान बार का मेंबर, हमने हर लेवल पर उसकी मजम्मत की। आज उन्होंने हमला किया, बिल्कुल मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। किसी पार्टी का हक आप उनसे आप नहीं पसंद करते या उनके एतराज़ पे आपका इसका फैसला नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं किसी महज़ब मुआशरे में और वकील होकर कि आप किसी पे हमला करें। तो देखिए कल आप पे हमला होगा, फिर कौन आपकी सपोर्ट में आएगा? ये कोई तरीका नहीं होता, ये महज़ब मशरे, और आप वकील हैं तो आप भी नहीं करना चाहिए था। आपने अपना केस खुद कमज़ोर कर दिया ये हरकत करके। लेकिन फ़र्क आप देखिए, जब उनके वो PTI के जो स्पोक्स पर्सन थे हसन साहब, रऊफ़ हसन साहब, जब उन पे वो ट्रांसजेंडर्स ने हमला किया और उनको कहा,
उस पर पर्चा दहशतगर्दी का नहीं हुआ, मैंने उनके ऊपर तो हमला हुआ, उनकी जान पे हमला हुआ, उनका काट दिया गया और उन पे दहशतगर्दी, क्योंकि ये जो खबर माने का है दहशतगर्दी, पुलिस वालों से गने भी छीनी। अच्छा, फुटेज में आपको कहीं पुलिस वाले गन पकड़ते आपको नजर? अब देखिए, टेररिज्म की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है कि क्या चीज अमाउंट टू टेररिज्म। इसमें ये होता है कि जी टेररिज्म में उनके अलग तरीकाकार होता है पकड़ने वगैरह का, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सस्टेन करेगा। लेकिन एक नेचुरली एक चीज से गुजरना पड़ेगा, 780 लग गया है तो फिर बेल लेना, ये सब चीजें, वो दहशतगर्दी की अदालत में आपको जाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वो जो वकला हैं, जो केसेस है पीटीआई के, उस पे वकालतनामे पे उनके दस्तखत नहीं है। वो मुआविन वकील हो सकते हैं, चैम्बर के लोग हो सकते हैं, या और पार्टी कारकुनान हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये तो देखिए, तो वीडियो तो आपने सबने हमने सबने देखी है, मुझे नहीं मालूम वो कौन बुकला थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि नईम पंजोटा जैसे लोगों ने हमला किया वो इस तरह के आदमी तो नहीं है। लेकिन पता नहीं सर, ये तो वक्त ही बताएगा कि पर्चे में सुना उनका भी नाम है, उनके बुकला का जो केस को वो कहते हैं जिनके नाम है वो नहीं है, और जो जिनके नाम नहीं है वो थे। बल्कि कुछ नाम ऐसे हैं जो उस वक्त लाहौर में थे। ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो होता है ना, क्योंकि देखिए ये तो आपको पता है फॉर्म 47 की हुकूमत का, और वो तो जिसका नाम देना चाहेंगे दे देंगे, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, फिर बिलें कराते रहे सर आपको। अच्छा, ये 45 के हवाले से आपने बड़ी एक बात की, आपसे कानूनी राय लेना चाह रहे हैं। आज एक आपको पता है इस्लामाबाद के एक हल्के का, जब आज वहाँ पे सर तीनों हल्कों का था, मुख्तसर हल्के थे, लेकिन एक हल्के का जब रिजल्ट देखा गया तो 3 उम्मीदवारों का, TLP तहरीक इंसाफ के नाम, हमायत याफ्ता उम्मीदवार और खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, इन तीनों के जो फार्म 45 थे वो सेम थे, थंब भी, रिजल्ट भी, हर चीज़। और जो फार्म 45 बगैर तस्दीक शुदा उसने पेश किया, नहीं सर थे ही नहीं, उनके थे ही नहीं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन से ही नहीं मिला मुझे, इलेक्शन कमीशन से हमें वो नहीं मिला जो तस्दीक शुदा। हाँ। दूसरा जो फार्म था उसमें रिजल्ट बिल्कुल तब्दील था। अब कानून इसमें क्या कहता है, 3 का एक रिजल्ट है और 1 का रिजल्ट और है। अब इलेक्शन कमीशन दे उन्हें रिजल्ट, तस्दीक शुदा भी दे, तो 3 और 1, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें जो सारी धांधली हुई है, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। जो आप सारी दुनिया ने देखा, दुनिया खुल के बात कर रही है। आपके जो भी कैंडिडेट होता है उसको फॉर्म 45 मिल जाता है, नेचुरली उसके पास आ जाता है। फिर अंडर द लॉ कुछ घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपलोड करना होता है। आपने देखा वो कई दिनों तक अपलोड ही नहीं किया, और उस पर इंटरपोलेशन है। जिसके जैसे 1000 वोट थे उसको 1 लाख कर दिया गया, इस तरह से। जिसके 4 थे उसको काट दिया गया, तो इंटरपोलेशन है। जब ये अपलोड नहीं किया, 2-3 दिन लगे उनको ये मनूवरिंग करने में। हारे देखिए, शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी हमारे दोस्त भी हैं, वो जीते हुए कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से हराया गया और इंटरपोलेशन हुआ। अब देखिए, फॉर्म 45 जो कैंडिडेट जीता है उसके पास भी होंगे, इनके पास भी होंगे। इलेक्शन 3 होती हैं कॉपी, आप तीनों को मुवाजना कर लीजिए। जो आपने बात की उससे क्लियर हो जाएगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने तो फरमाया भी था, कहा भी था कि जी ये तो आप देख ले, जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको हरा दिया, जबकि वो खुद नहीं जीते थे। लेकिन उनकी बड़ाई थी कि उन्होंने इस तरह की बात की और कहा कि देखें, जो आदमी जीता था उसको हरा दिया गया। और ये सारे मुल्क में हुआ है, हमारे कराची में हुआ है। जो जीते हुए लोग थे उनको हरा दिया गया। आज जो असेंबलियों में बैठे हैं वो तो जीते ही नहीं, सारी सीटों पे। यहाँ तो कराची में तो सारी सीटों पे धांधली हुई है। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब वापस आते हैं, जो तज़किरा अभी आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी किया, 200 यूनिट सोलर, रोटी सस्ती, नान सस्ता, अशियाए खुरनोश सस्ती। चलो, जिस दिन आपको सोलर मिल जाएगा ना और 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, आपने मुझे बताना जरूर है। यार क्यों इतने ना उम्मीद यार, मैं कहना आपने मुझे बताना ना। आराम से आप मुझे समझ नहीं आती, आराम से। और यार मुझे बताएं, आपको सोलर, जिस दिन आपको सोलर मिल जाएगा, मैं आराम से कहता हूँ हुजूर किबला, जिस दिन आपको 200 यूनिट फ्री मिल जाएंगे, आप मुझे बताइएगा जनाब, मैं बाहर चौक में खड़े होके नारे भी लगाऊंगा और जनाब मैं भंगड़ा भी डालूंगा इनके हक में। मियाँ साहब के नारे मेरे थोड़ी लगाने, मियाँ साहब की कोई गल है ना, ठीक है। वो कहाँ से मिलने हैं 200 यूनिट? और जाके हाल तो देखें गरीब का, और जिसके घर में 50 यूनिट चलते हैं उसको कितना बिल आता है? कल ला के दिखाऊं बिल आपको? यहाँ पे तो 60 वालों को भी 10-10 हज़ार। तो फिर आप कहते हैं तो फिर मुझे बताएं वो किस तरह करेंगे ये? आज आप सोलर के लिए एप्लीकेशन देंगे आप कि जनाब मेरे घर पे सोलर लगा दें, ठीक है, पता चलेगा 3 साल बाद आपकी एप्लीकेशन मंजूर हुई है किसी फलां की निस्बत से। यही होगा ना, यही होगा कि कुछ और होगा? क्या बोले ना यार। यार अभी तो देखेंगे ना, देखेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि जब आएगा ना फिर उसको बताइएगा। अच्छा, मैं आपको वैसे मैं कह देता हूँ,
बेफिक्र हो जाए, मुझे आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें, 8,000 यूनिट फ्री कर दूँगा। मैंने कह दिया, मान ले यार। 8,000 को मल्टीप्लाई करें अब तो यार मैंने कौन से दे देने हैं? क्या बात कर रहे हैं अभी आप? 200 मुझे यूनिट फ्री, 16 मुफ्त मिलेगा। मैं जनाब कल जितने सुनने वाले हैं जी, यासर रशीद साहब से रब्ता करें, बरिस्टर साहब से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह निगहबान।